7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुई जंग दिन ब दिन भयानक होती जा रही है। गाजा में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और इजराइल के करीब 1,500 लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद से ही यहूदी और फिलिस्तीनी मुसलमानों के बीच विवाद चला आ रहा है। लेकिन डिक्टेटर की इस कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर के एक अधिकारी की हत्या के बाद यहूदियों पर कैसे कहर टूटा और जर्मनी से उन्हें कैसे निकाला गया। बात अक्टूबर 1938 की है, जब नाजी जर्मनी में रहने वाले लगभग 17,000 पोलिश यहूदियों को गिरफ्तार करके जर्मनी से निकाल दिया गया। यहूदियों पर इस कार्रवाई को नाजी पोलैंड एक्शन यानी पोलिश एक्शन नाम दिया गया। इस निर्वासन का आदेश जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की फोर्स एसएस के अधिकारी और गेस्टापो के प्रमुख रेनहार्ड हेड्रिक ने दिया था। शुरुआत में इन निर्वासित यहूदियों को पोलैंड ने पनाह देने से इनकार कर दिया था, तो उन्हें जर्मनी पोलैंड बॉर्डर पर अस्थायी शिविरों में रहना पड़ा। इन 17,000 निष्कासित यहूदियों में से ज्यादातर लगभग 1 साल तक सीमा पर शरणार्थी शिविरों में रहे। 1939 में पोलैंड पर जर्मन आक्रमण से ठीक पहले तक पोलैंड एक्शन के शरणार्थियों को पोलैंड के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच हासिल नहीं हुई थी। साल 1935 से लेकर 1938 तक जर्मनी में रहने वाले यहूदियों ने नूर्नबर्ग कानूनों के तहत उनके ज्यादातर नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे और उन्हें हिटलर शासन के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। 1933 में हुई जनगणना के मुताबिक जर्मनी में रहने वाले 57% से ज्यादा विदेशी यहूदी पोलिश थे। उस वक्त ज्यादातर देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में पोलैंड की सरकार ने रीच सिटीजनशिप कानून के चलते यहूदियों की आमद के डर से विदेशों में अपने यहूदी नागरिकों को अलग थलग करने के लिए कठोर कदम उठाए थे। 6 अक्टूबर 1938 को पोलैंड की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत पोलैंड के बाहर रहने वाले पोलिश नागरिकों को 30 अक्टूबर से पहले अपने पासपोर्ट पर एक समर्थन टिकट हासिल करने की जरूरत थी। फिर जब जर्मनी में हजारों पोलिश यहूदियों ने पोलिश काउंसलर दफ्तरों में अपने पासपोर्ट पेश किए, तो उन्हें अलग अलग वजह बताकर ये जरूरी टिकट देने से इनकार कर दिया गया। यहूदियों को स्टाम्प देने से इनकार करके पोलिश सरकार ने साफ कर दिया था कि उन्हें रीच से यहूदियों को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि जो पोलिश नागरिक थे उन्हें भी पनाह देने से इनकार कर दिया गया। पोलैंड के इस रवैये ने जर्मन सरकार को नाराज कर दिया। फिर 1938 में यहूदियों के संबंध में नाजी नीति दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामूहिक विनाश के बजाय रीच से प्रवास पर केंद्रित थी। नाजी अधिकारियों ने पोलिश दिकरी को यहूदी पलायन के लिए मजबूर करने की अपनी कोशिशों में रुकावट के तौर पर देखा। रीच चांसलरी के चीफ हैंस लैमर्स को लिखी एक चिट्ठी में एसएस ओबर ग्रुपेन फुहरर वर्नर बेस्ट ने लिखा, 6 अक्टूबर 1938 को पोलिश सरकार ने एक डिक्री जारी की और 15 अक्टूबर को प्रकाशित की, जिसके तहत वैध बने रहने के लिए सभी पासपोर्टों पर एक कंट्रोल स्टाम्प होना चाहिए। जिन पासपोर्टों पर यह मोहर नहीं है, उनका इस्तेमाल अब पोलिश इलाके में प्रवेश के लिए नहीं किया जा सकता है। इस आदेश के साथ पोलिश सरकार साफ तौर पर विदेशों में रहने वाले पोलिश यहूदियों, खासतौर से जर्मनी में रहने वाले यहूदियों के लिए पोलैंड लौटने को नामुमकिन बनाना चाहती है। इसका मतलब ये है कि रीच इलाके में लगभग 70,000 पोलिश यहूदियों को जर्मनी में स्थायी तौर पर बर्दाश्त करना होगा। हजारों पोलिश यहूदियों के रीच से कानूनी रूप से प्रवास करने में असमर्थ होने की संभावना के डर से जर्मन सरकार को लगा कि उसे कार्रवाई करनी चाहिए। गेस्टापो के चीफ के रूप में 26 अक्टूबर को हेड्रिक ने आदेश दिया कि पोलिश यहूदियों को रीच से निकाल दिया जाए। 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक पासपोर्ट को लेकर पोलिश डिक्री लागू होने से एक दिन पहले जर्मनी के अधिकारियों ने लगभग 17,000 पोलिश यहूदियों को गिरफ्तार किया और उनके जर्मनी में रहने के परमिट रद्द कर दिए। गेस्टापो रजिस्ट्रेशन डेटा और जनगणना फाइलों के जरिए गिरफ्तार किए गए लोगों का आसानी से पता लगाने में सक्षम था। गिरफ्तारी के बाद
हजारों पोलिश यहूदियों से उनकी निजी संपत्ति और धन दौलत सब छीन लिया गया। उन्हें जबरन ट्रेनों में सवार किया गया और ये ट्रेनें इन लोगों को जर्मनी पोलैंड सीमा तक लेकर आईं। इन लोगों की अचानक आमद से पोलिश सीमा पर मौजूद अधिकारी पहले तो काफी खुश हुए और निष्कासन के पहले दिन उन्होंने हजारों पोलिश यहूदियों को पोलैंड में प्रवेश करने की इजाजत दी। हालांकि फिर पोलिश सरकार ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए अपनी सीमा को बंद कर दिया और जर्मनी से आए यहूदियों को पनाह देने से इनकार कर दिया। लेकिन पहले दिन पोलैंड में दाखिल हुए 1300 पोलिश यहूदियों को लीपजिंग शहर में पोलिश वाणिज्य दूतावास में शरण मिल गई थी। 30 अक्टूबर तक हजारों बेघर यहूदी जर्मनी पोलैंड बॉर्डर के पास नो मैंस लैंड में रहने लगे। इतिहासकार मानते हैं कि 4000 से 6000 यहूदियों को दक्षिणी शहरों बायटम यानी उस वक्त के बेउथेन और कैटोविस के बीच निर्वासित किया गया था। 1500 लोगों को उत्तरी शहर चौजनिस के पास रखा गया और 8000 लोगों को जबज्जिन शहर में भेजा गया था। जबज्जिन में निर्वासित लोगों को पनाह देने के लिए एक बड़ा शरणार्थी शिविर बनाया गया था। कई महीनों तक जबज्जिन में यहूदी शरणार्थी बहुत कम सुविधाओं के साथ बेहद खराब निर्मित बैरकों में सोते रहे। शिविर के अंदर की हालत की गंभीरता को पोलिश इतिहासकार इमैनुअल रिंगेलब्लम ने देखा। उन्होंने अपने साथी को लिखे एक लेटर में कैंप में रहने वाले शरणार्थियों की निराशा के बारे में बताया। इमैनुअल ने लिखा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी यहूदी समुदाय ने कभी इतना क्रूर और निर्दयी निष्कासन अनुभव किया होगा जितना कि ये है। भविष्य की कल्पना निराशा भरे शब्दों में की गई है। शिविर में लोगों को नोटिस मिला है कि उन्होंने पोलिश नागरिकता खो दी है। जबज्जिन पोलिश यहूदियों की रक्षाहीनता का प्रतीक बन गया है। यहूदियों को बेहद बुरे तरीके से अपमानित किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि हम सभी इस भयानक त्रासदी से प्रभावित हैं। जबज्जिन पोलैंड की यहूदी आबादी के लिए एक भारी नैतिक झटका था। 27 अक्टूबर को हैनोवर जर्मनी से निर्वासित किए गए लोगों में सैंडेल ग्रिस्पैन का परिवार भी शामिल था। ग्रिस्पैन ने बताया कि गुरुवार 27 अक्टूबर 1938 को पुलिस उनके घर आई और उनसे अपने पोलिश पासपोर्ट के साथ नज़दीक के बॉर्डर पर जाने को कहा। जब वो बॉर्डर पर पहुंचे तो सैकड़ों लोग आगे के सरकारी निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने भीड़ को सूचित किया कि उन्हें कागजात पर दस्तखत करने होंगे और अपने पासपोर्ट पेश करने होंगे। ऐसा करने के बाद उन्हें पुलिस वैन और कारों में बिठाया गया, फिर एक रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। शनिवार 29 अक्टूबर को बड़ी कशमकश में डरा हुआ ग्रिंस्पैन परिवार जबज्जिन पहुंचा। 31 अक्टूबर को सैंडेल ग्रिंस्पैन की बेटी बर्टा ने जबज्जिन से पेरिस में अपने भाई हर्शल ग्रिंस्पैन को किसी तरह से एक पोस्ट कार्ड भेजा और ये पोस्ट कार्ड हर्शल ग्रिंस्पैन तक पहुंचा भी, जिसमें बर्टा ने अपने परिवार को जबरन जर्मनी से निकाले जाने की क्रूरता और त्रासदी के बारे में लिखा था। अपने परिवार और हजारों दूसरे पोलिश यहूदियों की दुर्दशा से भयभीत, डरे सहमे और परेशान हर्शल ग्रिंस्पैन ने इस खत को पढ़ा और बदला लेने की कसम खाई। 7 नवंबर को हर्शल पिस्तौल खरीदकर पेरिस में जर्मन दूतावास गया और वहां उसने रीच के फर्स्ट सेक्रेटरी यानी प्रथम सचिव अर्न्स्ट वोमरथ को गोली मारकर हत्या कर दी। वोमरथ की हत्या से हिटलर का नाजी शासन हक्का बक्का रह गया। इसका नतीजा फिर ये हुआ कि 9 और 10 नवंबर को पूरे रीच इलाके में यहूदी कारोबार, संपत्तियों और उनके मंदिरों, इबादतगाहों को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया और लूट लिया गया। वोमरथ की हत्या को नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। अर्न्स्ट वोमरथ की हत्या की इस घटना को अक्सर क्रिस्टल नॉच भी कहा जाता है। इतिहासकार यहूदियों पर प्रलय यानी होलोकॉस्ट की भूमिका तैयार होने में इस घटना को एक अहम क्षण के तौर पर देखते हैं। तो ये थी कहानी उस घटना की जिसके बाद जर्मनी से निकाले जा रहे यहूदियों का कत्लेआम हुआ। डिक्टेटर की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।